नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी यादव को लेकर आया है स्टोन टेम्पल। और यहाँ पर आज हमारी जो मुलाकात हो रही है वो ऐसी हस्ती से हो रही है कि जिनके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनके बारे में हम क्योंकि वैज्ञानिक बहुत ही कम स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लोगों में दिलचस्पी बढ़ जाती है कि उनके बारे में पूरी जानकारी अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनकी भी ज़िंदगी सुधर जाए। तो चलिए जानते हैं, आज हमारे साथ डॉक्टर वेदराज जी हैं और उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ तक जो पहुँचे हैं। आज एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ कुछ वरिष्ठ समाज सेवी लोगों का आज यहाँ सम्मान किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर वेदराज जी मिले हैं। तो आज वेदराज जी से जानते हैं कि आज यहाँ आकर जो अनुभव हो रहा है वो किस तरह का अनुभव है और इस मंजिल तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है। सबसे पहले तो टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका स्वागत है और आपको बधाई है कि आपने देश के अंदर इतनी अच्छी सेवा दी है। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश की जो जनरेशन है उसको एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए आपने जो सेवा दी उसके लिए टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आज जो आपको सम्मानित किया गया, कैसा अनुभव कर रहे हैं आज आप यहाँ? थैंक यू टैलेंट ऑफ इंडिया, आपने ये अवसर दिया लोगों से रूबरू होने का। मेरा परिचय आपने दिया, थोड़ा बहुत लाइन उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। जी। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहा हूँ। आईआईटी खड़गपुर से मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद गवर्नमेंट में साइंटिस्ट रहा हूँ। अमेरिकन कंपनी का डायरेक्टर रहा हूँ 8-9 साल। अभी एक कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी का एसोसिएट डीन हूँ। मेरा जो कार्यकाल रहा है वो साइंटिस्ट के पद पर एक बहुत अच्छा, रोचक और समाज की वास्तव में सेवा करने का मौका जो मुझे एज ए साइंटिस्ट मिला है। बहुत कम लोगों को साइंटिस्ट के फील्ड में ये मौका मिलता है। मुझे जिम्मेवारी दी गई थी रेडिएशन को यूज़ करके कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, और जो मैंने कैंसर का ट्रीटमेंट रेडिएशन मशीन से ट्रीट होता है, उस मशीन को डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन एंड उसकी जो उससे मरीजों का वास्तव में ट्रीटमेंट करते हुए ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहा है, और जिसका एक अवसर मुझे एक देश की और मानवता की सेवा करने का मिला है। मैं इस देश के नागरिकों का धन्यवाद करता हूं और मुझे इस बात की संतुष्टि है, कुछ हद तक मुझे संतुष्टि है कि मेरा काम मानव सेवा और देश हित में काम में आया है, आता रहेगा। और इस टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है इस पे आधारित अब ये मशीनें इंडिया में ही बना करेंगी। अब तक ये मशीनें हमेशा विदेश से इंपोर्ट की जाती रही हैं बहुत बड़े अमाउंट के देने के बाद, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी थी कि आम जनता के लिए अपने जेब से पैसे खर्च करके कैंसर का ट्रीटमेंट कराना एक तरह से बहुत दुर्लभ चीज़ हो गई थी। अब हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित है और उनका सपोर्ट है। बहुत से नए सेंटर्स खुलेंगे, मशीनें इंडिया में बनेंगी तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट कॉस्ट कट डाउन हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर जानकारी ली जाए, जिस तरह से आपने बताया कि कैंसर के जो मशीन है वो तैयार हो चुकी है, तो ये जो पहले इसका इलाज संभव नहीं था, तो क्या अब इसका इलाज संभव हो सकता है? क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, उनको अगर जानकारी मिल जाए। देखो, कुछ लोग हार चुके हैं ज़िंदगी से। देखो, कैंसर कई तरह का होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जीवन में हर किसी को संघर्षरत रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। हारने जैसी और हार मानने जैसी चीज़ अपने दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए। अगर आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, समय पर ट्रीटमेंट लेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो सच में आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत से लोग हुए हैं, होते रहेंगे और ये इलाज पूरा कारगर है। अभी तक लोगों का डर ये था कि कैंसर हुआ तो अंदर सर्जरी होगी, बहुत से पार्ट्स हमारे निकाल दिए जाएंगे, पता नहीं उसके बिना हम सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। रेडिएशन के अंदर जो रेडिएशन से जो ट्रीटमेंट होता है ये स्पेशली ट्यूमर कैंसर के लिए होता है, जो एक पर्टिकुलर ट्यूमर बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है। उसको बजाय काट के निकालने के रेडिएशन से ही उसको सुखा दिया जाता है और इसमें ना कोई ऑपरेशन होता है ना कुछ होता है और
10 से 15 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर आदमी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है और वो रोग से मुक्त हो जाता है। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो आज के समय में कितने जो आज की नई जनरेशन है वो कितना साइंटिस्ट की तरफ आना चाह रही है, क्योंकि हम तो डीन भी हैं एक कॉलेज के। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा था कि जो इस समय पिछले 15 या 20 वर्ष की मैं बात करूं तो अपने जीवन काल में मैंने देखा है कि जो नवयुवक नवयुवतियाँ हैं और वो अच्छे एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में भी इजी जॉब इजी अर्निंग की तरफ भागते हैं। और उसमें क्या होता है, कंप्यूटर पे काम करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे, MBA करेंगे, बॉस बन के बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इससे समाज की सेवा होने का चांस वो भी ज़रूरी है, मगर समाज की सेवा के लिए और कुछ भी बहुत बड़े फील्ड हैं जहाँ पर जो अपने युवा जनरेशन है वो काम कर सकती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने जगह जगह प्रोग्राम्स किए, अवेयरनेस की, लोगों में ये चीज़ भरी और स्टूडेंट्स में कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर बच्चों को ये बताया कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसका मानवता के लिए, अपने देश के लिए और पूरे संसार के लिए उसका उपयोग कर सकते हो आप। तो बहुत लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है और आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो हमारे इसरो में, DRDO में और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो जब साइंटिस्ट की भर्ती होती है तो हज़ारों युवा उसमें लाइन में खड़े होते हैं और अपना भाग्य की आजमाइश करते हैं कि हमें साइंटिस्ट बनने का मौका मिले और हम देश के समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो इसके लिए श्रेय किसको दें? क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को देंगे इसका श्रेय, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया? बिल्कुल, वो तो एक साइंटिस्ट के नाम पर सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट और सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले इंसान रहे हैं। साइंटिस्ट से भी ज़्यादा वो एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं। उनके व्यक्तित्व से मुझे भी कुछ छोटे से समय के लिए उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। मैं उस समय एकदम साइंटिस्ट की पोस्ट पर लगा था और वो उस समय साइंटिस्ट के शिखर पर थे और वहाँ से फिर अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की दे दी गई और उनके रास्ते पर चलना बहुत आसान है और बहुत उपयोगी है। हर किसी को ऐसे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर जानना चाहें क्या कुछ संघर्ष झेल पाए आप इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए? संघर्ष जीवन के हर मोड़ पर है, हर फील्ड में है, हर जगह है। साइंटिस्ट के फील्ड में संघर्ष एक तरह से कुछ समझो कि थोड़ा अधिक हो जाता है, क्योंकि उसको वर्क आउटपुट एक ऐसा काम करना होता है जो काम अब से पहले हुआ ही नहीं, तो उसको रेफरेंस मिलना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कहाँ से शुरू करे, कैसे उसको कंप्लीट करे। वो अपना एक एम रखता है, एक अचीवमेंट गोल रखता है और उसको अचीव करने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, तरह तरह की तकनीक अपनाता है, पूरे वर्ल्ड की लेटेस्ट नॉलेज से अपने आप को अपडेट रखता है। क्या हो चुका है, क्या होना है, उसके बारे में उसको खबर होनी चाहिए, तभी वो अपने काम को अच्छी तरह से कर पाएगा। चलो, दर्शक देख रहे हैं, नई जनरेशन भी देख रही है, क्या संदेश देंगे आप उनको? मैं दर्शकों को यही संदेश दूंगा कि जो पेरेंट्स हैं वो उनका रोल बहुत बड़ा है। बच्चे एक कोमल वृक्ष की तरह, एक पौधे की तरह होते हैं। जिस तरह से आप उसको परवरिश करोगे, जिस तरह से उनको सींचोगे, शिक्षा दोगे, वो उसी दिशा में जाएंगे। बच्चों को मानवता की भावना जगाइए, देश प्रेम की भावना जगाइए। ये पढ़ाई लिखाई और अच्छी पोस्ट पर पहुंचना, देश की सेवा करना, मानवता की सेवा करने, उनमें स्वतः ही आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और जो आज आपने अपने जो अनुभव जो शेयर किए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, और एक चीज़ और, जो लोग हार चुके थे कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है और वो मौत को पल पल में जी रहे थे, अब उन लोगों को इस तरह का कोई भी किसी किस्म की भी कोई इस तरह की सोच रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उसका इलाज संभव हो चुका है। तो देखते रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़।